बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्किया के देरीना बरादराना तारीख़ी ताल्लुकात ज़मानों पर मुहित भी हैं और दोनों जो अवाम हैं उनके दिलों पर नक्श भी हैं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब अपने डेलीगेशन के साथ अंकारा में मौजूद हैं और ये दौरा जो है वो तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान के खुसूसी दावत पर जो है वो मौसूल हुआ था। लिहाजा इस मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात होगी, तिजारत के फ़रोग़ पर बात होगी, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बातचीत होगी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस क़याम के दौरान यकीनन तुर्क सरमायाकारों से, मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स के जो नुमाइंदे हैं उनसे और जो वहाँ के कारोबारी शख्सियात हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे और मुमकिन तौर पर जो है उनकी जो मुलाकात है वो तुर्किया के सदर से होने वाली है। उनके एजाज़ में इशाया दिया गया है और इत्तलात ये हैं कि कुछ ही देर में वो सदारती महल पर मौजूद होंगे और उसके बाद जो है दोनों रहनुमा जो है वो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। नाज़रीन, इसी हवाले से बात करेंगे कि ये दौरा तुर्किया का कितनी अहमियत का हामिल है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करा दूँ। डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर, डॉक्टर फुरकीत साहब अंकारा से सीनियर सहाफ़ी, अकमल शहजाद घुमर साहब सीनियर तजज़ियाकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तीनों मेहमानों को वार्म वेलकम। जमील साहब, तवातुर के साथ देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी सरबराहान पाकिस्तान आ भी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो दौरे भी कर रहे हैं, सरकारी दौरे, और यकीनन इसका मकसद बहुत ज़्यादा इसके मकासद हैं। लेकिन इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान को एक आइडियल मुल्क के तौर पे जो पेश किया जा रहा है वो कितना उसमें एजेंडे में कामयाब हुए प्राइम मिनिस्टर साहब, और साथ साथ तुर्किया के दौरे के हवाले से भी बताइएगा। पाकिस्तान की अहमियत तो वैसे भी अगर देखा जाए जोग्राफिकल लिहाज से, जियोपॉलिटिकल लिहाज से, और अगर देखा जाए तो जिस तरह दुनिया ग्लोबल साउथ की तरफ मूव कर रही है वेस्ट से, तो उस तमाम लिहाज से पाकिस्तान की अहमियत और प्राइम मिनिस्टर की ख़ास तौर पर ये जो दौरे आजकल हैं और बड़ी तवातर के साथ हैं, मुख्तलिफ ममालिक में दौरे हैं, तो ये यकीनन पाकिस्तान की इस आला सतह के दौरे जो होती हैं वो अपने आप अज खुद एक सफारती ताल्लुकात में इजाफा, एक हमारे तिजारती ताल्लुकात में इजाफा, तो पीपल टू पीपल रिलेशन को बढ़ावा देने में इजाफा। और तुर्की का तो जिस तरह आपने खुद बताया कि जो हमारे तो बड़े दरीना, हमारे तो ऐसे ताल्लुकात हैं कि जो कि तारीख उसमें बहुत लंबी तारीख पे मुहित हैं, और उसके तसलसल और उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो जो भी पिछले दिनों और पिछले बरसों में कुछ इतनी ज़्यादा गहमा गहमी इन दौरों में और इन ताल्लुकात में गर्म जोशी नहीं रही थी, यानी कि जो कि दौरे अभी किए जा रहे हैं वो दौरे माजी में इस तरह नहीं किए जा रहे थे, तो जिसका मकसद ये हुआ कि कुछ थोड़ी सी उसमें सुस्त रवि आई हुई थी। लेकिन अब बड़ी तेजी और तवातुर से और बदलते ज़माने में जो ख़ास तौर पर जोग्राफियाई और आलमी जोग्राफियाई और ख़ित्ते की जोग्राफियाई सूरत हाल और जियो पोलिटिकल सूरत हाल है, उसके तनाजुर में देखा जाए तो तुर्की का और पाकिस्तान का ताल्लुकात, क्योंकि ये दो इस्लामिक ममालिक हैं जो कि दुनिया में जिनकी अपनी हैसियत है, और पाकिस्तान तो ज़ाहिर है जितने भी दुनियाए अक़वाम के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं OIC समेत, उसमें पाकिस्तान का एक अपना बुलंद मुकाम न्यूक्लियर पावर होने की हैसियत से है। हमने थोड़ी सी हमारी इकोनॉमिक जो मामलात में झोल आए हुए हैं वो तो झोल निकल सकते हैं, लेकिन जो हमारी असली ताकत है उस ताकत को अगर देखा जाए तो फिर हम दुनिया की नज़र हमारी मुल्क पर और हमारे मामलात पर हमेशा रहती है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये दौरा इस वक्त उस तसलसल का और उस तवातुर का हिस्सा है जिसके जरिए फरवरी में कोई 25 के करीब हमारे जो MOU साइन हुए और उस 24 एग्रीमेंट्स और MOU साइन हुए, उस तनाजुर में देखा जाए तो वो MOU और एग्रीमेंट पर मजीद इम्प्लीमेंटेशन इन्हीं दौरों और इन्हीं इंगेजमेंट्स की वजह से ज़्यादा जल्दी हो सकते हैं। और याद रहे कि तुर्की जो है वो कस्टम यूनियन यानी कि यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और कस्टम यूनियन के ज़रिए उनकी जो ज़ीरो रेटिंग कस्टम ड्यूटी है तमाम यूरोपियन यूनियन के साथ, और हमारी 90 इस पिछले दौरे में जो तैयब अर्दगान साहब हमारे मुल्क में आए थे और जब हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया पिछले दिनों चंद बरस पहले, तो उसमें हमारे 93% तुर्की ने
उसने उसमें हमारी गुड्स एंड सर्विसेज पर ठीक। वो ट्रेड टैरिफ खत्म किया, और हमने उन पर भी काफी उनके 44 से ज्यादा परसेंटेज पर। तो इन तमाम को अगर किसी तनाजुर में देखा जाए, और खास तौर पे अगर आखिरी बात मैं इसमें आपको के नाजरीन के लिए बताता चलूं कि इस वक्त जो एक जुम्बिश और एक गर्मा गर्मी है खित्ते में, ईरान के जो हवाले से जो तैयारियां की जा रही हैं, या कम अज कम जो बयानात दिए जा रहे हैं कि उस पर तैयारी है ठीक ईरान है। पर किसी लिहाज से स्ट्राइक करने के चले। लिए, या जो गजा का हवाला है, तो वही इलाकाई और आलमी जो आपने जिक्र किया उसके हवाले से भी ये दौरा और ऐसे दौरे आजकल बड़ी अहमियत की बात ठीक है। है। आगे चल डॉ- के इस पर मजीद तबसरा किया ठीक है। जा सकता है। डॉक्टर फुरकान साहब, रवा साल फरवरी में तुर्किया के सदर तशरीफ़ लाए, उसके बाद मार्च में हमने देखा था कि हमारी जो ट्रेड है तुर्किया के साथ वो $100 मिलियन का इजाफा हुआ। आप इसको इकोनॉमिकली और बायलैटरल डिप्लोमेसी के तौर पे किस तरह देख रहे हैं विजिट को? हाँ, देखा जाएगा वज़ीर शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगन के साथ बड़े गहरे तल्लुकात है, और ये गहरे तल्लुकात शहबाज शरीफ इनका फ़ायदा भी उठाना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ ट्रेड जो है इस वक्त इतनी इस सतह पर सियासी लिहाज से पाकिस्तान के तुर्की के तल्लुकात बड़े गहरे तल्लुकात है, बल्कि आप कह सकते हैं दुनिया में इन तल्लुकात की मिसाल पेश की जाती है, इतनी गहरे तल्लुकात है। लेकिन जिस लिहाज से ये जो तजारती लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से जो तल्लुकात हैं वो इस लेवल पर नहीं पहुंचे जिस लेवल पर सियासी तल्लुकात है, ये सफारती तल्लुकात है। इसलिए अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इन तल्लुकात को तजारती लिहाज से मजीद फरोग देना चाहते हैं। उनके दौरे का मकसद भी यही है कि पाकिस्तान तुर्की जो कि बहुत ही करीबी तल्लुकात हैं, दोनों के दरमियान जो है इन तल्लुकात को तजारती लिहाज से मजीद फरोग दिया जा सके, ताकि दोनों वाले के अवाम जो है वो एक दूसरे के साथ जो है और मजीद आगे आ सके, दोनों एक दूसरे का साथ दे सके। तुर्की यूरोप के साथ जो है ट्रेड कर रहा है, तुर्की पाकिस्तान जो है एशिया के साथ ट्रेड कर रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे ऐसे शोबों में तावन कर सकते हैं। जो तुर्की जो है जो चीज़ें बना रहा है, प्रोडक्शन दे रहा है, डिफेंस के प्रोडक्शन में बहुत आगे, वो पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान अपनी जो है कॉटन है, कपास है, बाकी जो कुछ भी गंदम है, उसके लिहाज से ये जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, इस लिहाज से पाकिस्तान बहुत एडवांस है। फुटबॉल स्पोर्ट्स के लिहाज से भी पाकिस्तान बहुत एडवांस है। पाकिस्तान तुर्की मिलकर भी जो है वो एक दूसरे को जिसे कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर इसको मजीद आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से आपने देखा होगा कि तुर्की और पाकिस्तान के तल्लुकात तजारती लिहाज से इतनी गर्मजोशी नहीं देखी जा रही थी जो अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दौर में देखी जा रही। शहबाज शरीफ तुर्की के साथ अपने तल्लुकात को मजीद फ़रोग देना चाहते हैं, ख़ास तौर पर तजारती शोबे में जो है इन तल्लुकात को बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं। उनके दौरे का मकसद भी यही, आपने देखा होगा कि पिछली 12 फरवरी को तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगन ने पाकिस्तान का दौरा किया था, और सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म नफ्स नफ़ीस खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उन्होंने तुर्की के साथ कितनी गहरी मोहब्बत, कितने गहरी गर्मजोशी का इजहार किया था। इसी तरह जो है फौरी तौर पर तुर्की के सदर जब वापस तुर्की पहुंचे तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इसी मकसद के तहत कि इन तल्लुकात को मजीद गर्मजोशी दी जा सके, मजीद जो है आगे बढ़ाया जा सके, इनको तुर्की का दौरा करने की दावत दिए, ताकि दोनों मिलकर बैठ कर देखा जा सके कि आगे तिजारत के लिहाज से, ट्रेड के लिहाज से क्या ठीक है कुछ सर, किया जा सकता है। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। गुमन साहब, आप क्या समझते हैं कि दोनों ममालिक के जो दो तरफा तिजारती हजम है इसको $5 अरब तक ले जाने की जो बात की गई थी, इससे दोनों मुल्कों के दरमियान जो मौसर फ्रेमवर्क है उसको कितना, उस मैकेनिज्म को कितना एक्टिव बनाने की ज़रूरत है इस वक्त? जिस तरह हमारे दोनों दूसरे पैनलिस्ट ने भी बात की कि हमारे बहुत गहरे रवाबत हैं तहरीक खिलाफत से लेके आज तक, तो मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि मियाँ शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो तब भी ये तुर्की के बहुत दौरे करते थे और बड़ा आइडलाइज करते थे। तो अभी उसको मज़ीद स्ट्रेंथन, हम जितना इसमें कोशिश कर सकते हैं हम इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, क्योंकि पीपल टू पीपल और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे ताल्लुकात की मल्टी लेयर एक ताल्लुकात की नोयत है। तो अभी इसमें 100% पॉसिबिलिटी है कि जितना आपने टारगेट कहा कि हम अपनी तिजारत को, दिफा को और इन्वेस्टमेंट को, और जो अभी भी वज़ीर आज़म का ये दौरा है उसमें 3 ये बुनियादी नुकात हैं जिन पे, और सरमायादारी के हवाले से तो पिछले दिनों में भी आपने देखा कि ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान में हुई, और मिनरल्स के हवाले से और जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स हैं हम उनको खुशामदीद कहना चाह रहे हैं और कह रहे हैं। तो जो वहाँ के इन्वेस्टर्स हैं वहाँ से भी, वहाँ उनसे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात है।
तो उम्मीद की जा सकती है कि ये हमारा बहुत जल्दी जो है, जो टारगेट है, हम उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है। तो जमील साहब, अब जिस तरह आपने भी बात की कि अब मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स चेंज होते जा रहे हैं और हमने देखा है कि कश्मीर के मामले पे पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट किया टर्किया ने, दोनों ममालिक के फ़लस्तीन मसले पर यकसा मौक़िफ़ भी हमें नज़र आता है। इस वक्त जो जोग्राफियाई, आपने पहले भी बात की कि अहमियत तो है पाकिस्तान की, लेकिन जोग्राफिकल और स्ट्रेटजिक चैलेंजेस के साथ जो है, हम इन तमाम जो हमारे एजेंडा हैं इसको हम किस तरह पाया तकमील तक पहुँचा सकते हैं, क्या कुछ करने की ज़रूरत है? जी देखिए, राहें तो हमवार होती जा रही हैं ना। जैसा कि आपने देखा कि 24 जो पिछले एमओयू और उससे पहले भी एमओयू और एग्रीमेंट साइन है। अब उस पर जिस तरह पिछली मरतबा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी जिक्र किया था कि हमारे जो ताल्लुकात जिस बुलंदी पर हैं, उन ताल्लुकात का हमें वो जो अजर होना चाहिए, जो उसका एक रिजल्ट होना चाहिए, उसमें थोड़ी सी और हमें जुम्बिश और थोड़ी सी और स्पीड बढ़ाना होगी। इसीलिए तो दोनों लीडरान ने एक बड़ी हाई पावर लेवल की काउंसिल बनाई है कि जो इन तमाम एमओयूज और एग्रीमेंट्स को सामने रखते हुए इस पर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत पे जोर दें। और अब हमारे मुल्क में क्योंकि पहले एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जब SIFC नहीं बनी थी, और SIFC की जरूरत पेश क्यों आई? शायद पेश ही ना आती अगर तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम बड़ी चौबक से कर रहे होते, तो फिर पेश ना आती, क्योंकि वो नहीं कर रहे थे। और जितने भी इन्वेस्टर आते थे, और मैं जब खुद भी सफीर था, तो वहां यूएई से जब इन्वेस्टर आते थे तो वो दोबारा वापस इधर से चले जाते थे कि ये 24 डिपार्टमेंट पे जाके हमें सर खपाना पड़ता है और बहुत डिले होता है और काम नहीं होता। तो अब वो जो रुकावट थी, तुर्कियों को भी यही प्रॉब्लम थी, तुर्की को भी यही प्रॉब्लम थी, उनके इन्वेस्टर्स को भी यही प्रॉब्लम थी, दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स को यही प्रॉब्लम थी। तो अब इन दौरों से और इन बायलैटरल एंगेजमेंट से और इस गर्मजोशी से उन चीजों को सहल बनाना आसान होगा। मिसाल के तौर पर हमारी डिफेंस कोऑपरेशन शुरू से बड़ी मजबूत रही है, और इस वक्त आप देखें कि यूरोपियन यूनियन अब पहली मर्तबा अपने बजट को 3 गुना और 4 गुना डिफेंस के बजट को कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ने उनको तकरीबन हरी झंडी दिखला दी है डिफेंस प्रोटेक्शन के हवाले से और डिफेंस इक्विपमेंट के लिहाज से। तो पाकिस्तान डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत आगे है, तुर्की बहुत आगे है, दोनों मिलकर तो तुर्की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है। इसी तरह एनर्जी है, माइन है, बाकी चीजें। ठीक है, मुख्तलिफ सेक्टर्स पे तो हो रही है, लेकिन फुरकान साहब, ये जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात है पाकिस्तान के साथ, हमने देखा कि चाहे वो 71 की जंग हो या 65 की जंग हो, सपोर्ट किया हमेशा टर्किया ने। आप क्या समझते हैं कि हम इसको किस तरह और मजीद बेहतर बना सकते हैं, ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है? हाँ जी, देखा जाए अब तुर्की ने हमेशा मसला कश्मीर का पाकिस्तान की बैन अवी प्लेटफॉर्म पर खुलेआम जो है वो खुलकर हमायत की है। उसी तरह पाकिस्तान ने आपने देखा होगा 74 में किब्रस की वार में तुर्की का भरपूर साथ दिया था, और कोई भी मुल्क तुर्की के साथ नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क था जो तुर्की के साथ था। मजीद यही कि ये दोनों मालिक जो हैं माजी से लेकर अब तक आगे बढ़ते चले आए, एक दूसरे के साथ डिफेंस के लिहाज से हो या कोई प्रॉब्लम हो, जो कुछ भी है वो एक दूसरे के साथ हमेशा जो है मुश्किलात में एक दूसरे का साथ देते हैं। अब इन ममालिक में आप देखा जाए, अजरबैजान भी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान जो मिलकर एक दूसरे के साथ स्ट्रेटेजिक लिहाज से बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि तीनों ममालिक एक जैसी सोच रखते हैं, और इसी सोच की वजह से तीनों ममालिक जो है वो एक दूसरे के बहुत भी करीब है। दुनिया में देखा जाए तो तुर्की पाकिस्तान के रिलेशन की, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मिसाल दी जाती है कि अलबत्ता इसमें अजरबैजान को भी शामिल किया जा सकता है और स्ट्रेटेजिक लिहाज से मजीद एक दूसरे को मजबूत बनाया जा सकता है हमारे। ठीक है सर, जी ठीक है। लास्ट कमेंट कर दे गुमन साहब, जैसे आपने खिलाफत उस्मानिया की बात की थी, हमने देखा हमारा सकाफती भी बहुत ज़्यादा जो है उनके साथ एक ताल्लुक है, तो हम उसको किस तरह और मजीद बेहतर बना सकते हैं? देखें शादिया साहब, उन्होंने फुरकान साहब ने की 71 की और 65 की, अभी और उस ज़माने के तुर्की में बहुत फ़र्क है। अभी तुर्किया एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है, उनकी जो टूरिज़म है वो एक पीक पे है और पूरी दुनिया से लोग वहाँ जाना चाहते हैं और जा रहे हैं। तो हम उनसे तुर्किया की कौम से बहुत सीख सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो तुर्किया के लोग हैं वो पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने जैसे पहले अपनी गुफ्तगू में कहा कि ये वो रास्ता है बाहमी ताल्लुक का, तजारत का, इन्वेस्टमेंट का, कि जिसमें हम जितनी कोशिश करें, हम जितना इसमें आगे जा सके, हम जाने का हमारे पास मार्जिन है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे पास आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में
हमारे पास बहुत मार्जिन है कि हम अपने ताल्लुक़ को बहुत मजबूत और मज़ीद गहराई तक ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं अपने तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। यकीनन नाज़रीन, पाकिस्तान का एक ताल्लुकात जो हैं क्या के साथ वो एक मिसाली ताल्लुकात हैं, और इस वक्त जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ये इस दौरे पर मौजूद हैं। यकीनन इससे जो दोनों ममालिक के जो दरमियान ताल्लुकात है उसको मज़ीद वसअत मिलेगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट पर बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हम बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के मशहूर सयाती मकाम पहलगाम की, जहां पर टूरिस्ट जो सयाह वहाँ पर मौजूद थे उन पर नामालूम अफराद की फायरिंग हुई थी। अब तक की इतलात हैं कि 26 सयाह जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, मुतादिद ज़ख्मी हैं, और मज़ीद हलाकतों का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। और ये जो सयाह थे इनका ताल्लुक भारतीय रियासत गुजरात और कर्नाटक से था, और नहायती अफसोसनाक वाक़या है। यकीनन पाकिस्तान भी इसकी मज़म्मत कर रहा है, मगर हमेशा की तरह हमने देखा है कि भारत में जब भी इस तरह के कोई वाक़यात होते हैं, और अभी उन वाक़यात को गुजरे चंद ही लम्हे गुजरे होते हैं, पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम जो है वो आयद कर दिया जाता है, और एक मनफी प्रोपेगेंडा हम देखते हैं कि वो सामने नज़र आता है। भारतीय मीडिया जो है वो जहर उगलने लगता है। यही तमाम सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, और इस वक्त रॉ का जो सोशल मीडिया है, या फिर आप भारतीय मीडिया कह लें, पाकिस्तान के खिलाफ इस हवाले से जहर उगल रहा है, क्योंकि इस तमाम सिनेरियो में जो हलाक हुए हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं, तो इनका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें भारत की एक्सपोज होती जा रही हैं। माजी में हमने देखा था कि 2000 में जब बिल क्लिंटन का दौरा था, उस वक्त जो सिख थे उनको हलाक किया गया था। 2019 में पुलवामा ड्रामा रचाया गया था, वो एक्सपोज खुद उनके जो जर्नलिस्ट हैं, भारतीय जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक्सपोज किया। और इस वक्त जब अमेरिकी नायब सदर भारत के दौरे पर है, तो ये एक नाम निहाद वाक़े के ऊपर जो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम उसको ठहराया जा रहा है। बहरहाल मुख्तलिफ जो कश्मीरी रहनुमा हैं उन्होंने इसकी सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि ये ड्रामा अब ज़्यादा चलने वाला नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो कश्मीर में जो हुकूक की तलाफ़ी की जा रही है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है, और जो वहाँ सिक्योरिटी के जो वाक़यात हैं उनको छुपाने के लिए भारत ये एक ड्रामा रचा रहा है, और पाकिस्तानी अवाम ने भी हिंदुस्तान के इस ड्रामे को जो है वो यकसर मुस्तरद कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ करा दूं। जी.आर. बलोच साहब, साबिक सफ़ीर, आगा इकरार हारून साहब तजियेकार, अकमल शहजाद घुम्मन साहब, आप तमाम मेहमानों को वेलकम करना चाहूँगी। आगाज़ कर लेती हूँ मैं बलोच साहब आपसे, क्योंकि आपकी जो सीनियरिटी है और आप सफ़ीर भी रह चुके हैं साबिक। सर, क्या नज़र आता है, क्या जो बात मैंने अपने इंट्रो में कही है कि ये टाइमिंग बड़ी अहमियत के हामिल है, क्योंकि इस वक्त अमरीकी नायब सदर वहाँ पर दौरे पर हैं, और उस वक्त कश्मीर में इस तरह का मकबूजा कश्मीर ड्रामा रचाने का क्या मकसद है सर? देखिए शाजिया, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। किसी भी कहीं पे भी बेगुनाह सिविलियंस का कत्ले आम हो, जो भी करे, जो भी उसमें स्टेट एक्टर हो, नॉन स्टेट एक्टर हो, उसका हमें मुकम्मल तौर पे मजम्मत करनी चाहिए, और हम करते हैं बड़े तरीके से। क्योंकि उन जो लोग सयाहत के लिए अगर गए भी थी तो उनका कोई कसूर नहीं है। अगर किसी की शिकायत है तो अपनी अपनी हुकूमतों के साथ है। लेकिन हमने ये देखा है कि इस वक्त जो दुनिया है वो एक तज़ब्ज़ुब का शिकार है। टेररिज्म का मसला है, स्टेट टेररिज्म फ़लस्तीन में है, यमन में है, तो इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट यूक्रेन में चल रहा है, जहाँ पे दोनों साइड से जो है वो सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। और तो इन हालात में ऐसी डेवलपमेंट होना हमारे लिए ही खतरनाक है, पाकिस्तान के लिए। ये सिर्फ नहीं कि हिंदुस्तान के लिए खतरा है, क्योंकि हम एक खित्ते को शेयर करते हैं। अगर हिंदुस्तान में अमन नहीं होगा तो पाकिस्तान में भी मसाइल होंगे। अगर पाकिस्तान में मसाइल कोई क्रिएट करेगा तो वो खुद भी महफूज नहीं होगा, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, या कोई तीसरा मुल्क हो। तो मेरे ख्याल में हमें इसको एक मजमूई तरीके से देखना चाहिए कि क्या इन हालात में, जबकि दुनिया इतने इकोनॉमिक इश्यूज के अंदर है, क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी के चैलेंज हैं, डिजीज के चैलेंजेस हैं, उसमें अगर इस तरह से होंगी, स्टेट्स भी आपस में लड़ेंगी और नॉन स्टेट एक्टर्स एक दूसरे के खिलाफ लॉन्च करेंगी, तो वो फिर दुरुस्त नहीं है। और फिर ये कि पाकिस्तान कई दफ़ा बता चुका है, बावर करा चुका है कि हम
आपके साथ बातचीत करने को तैयार है, कोऑपरेट करने को तैयार है, कोई जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार है। लिहाजा इसको भी इसी तरतीब से अप्रोच करना चाहिए। हिंदुस्तान को हमें वाज़ेह बता देना चाहिए कि इन इल्जामात से ना उनके मसाइल हल होते हैं, ना ही उसका कोई नेगेटिव ही असर होता है पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो कुछ भी गुंजाइश है बातचीत की, जो कुछ भी कोऑपरेशन की है। तो आई थिंक अफसोस भी किया जा सकता है, और अफसोस इस चीज से भी है कि देयर आर सम एलिमेंट जहाँ हर जगह दुनिया में होते हैं, हिंदुस्तान में भी होंगे डेफिनेटली, मीडिया के साथ मुंसलिक, जो कि चाहते हैं कि साउथ एशिया के अंदर पीस ना आए। वो चाहते हैं कि कश्मीर में इस तरह से जो है वो अवाम जो वहाँ का है उनके जो राइट्स हैं उनको ना सॉल्व किया जाए। तो अब ये इसकी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि इसमें कैटेगोरिकली कुछ कहना मेरे ख्याल है बजाय क्या कहते हैं जलती हुई आग को हवा देने वाली बात होगी। लिहाजा हमें सब्र करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद ही हम ठीक है सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आगा इकरार साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि मोदी जो है वो हमेशा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो है फॉल्स फ्लैग का ऑपरेशन का जो है वो ड्रामा रचाता रहा है। इस वक्त अगर करंट सिचुएशन भारत की हम देख लें तो एक तरफ वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से आवाम में गम गुस्सा पाया जाता है, दूसरा कल हमने देखा था कि इस पर हमने डिस्कस भी किया था कि सिख फॉर जस्टिस का जो ख़त लिखा गया था अमरीकी नायब सदर को कि जी, और बड़ा ही उसमें एक संगीन जो है वो तशवीश का इजहार भी किया था कि ये जो बीजेपी है इसके एक जो मिनिस्टर हैं वो अमरीकी शहरी के कत्ल के लिए जो $2.5 लाख जो है वो सबूत के तौर पर उन्होंने उसको पेश किया उस खत में। तो ये तमाम चीज़ें देख के, आज के वाक़े को देख के आप इसको किस तरह इंटरलिंक कर रहे हैं? नहीं, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, मैं आई हैव ए लिटिल डिफरेंट ओपिनियन। अच्छा, देखें, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका का अपनी हिंदू वाइफ के साथ विजिट कर रहा है, और ये जो फॉल्स फ्लैग किया गया टारगेटेड करके हिंदूज को जो है वो मर्डर किया गया है, और एक मैसेज उसकी वाइफ को दिया गया, देखें ये हमारे पर टेररिज्म हो रहा है, आप इसको इस तरह क्यों नहीं देखते हैं? अच्छा, ये फॉल्स फ्लैग बहुत कैलकुलेटेड है, बहुत टाइमली है, और मैं थोड़ा सा यदि अपनी एक राय दूंगा कि इससे इंडिया को बहुत मल्टी प्रोंग फायदा इंडिया ने उठाने की कोशिश कर रहा है। एक तो पाकिस्तान को एज यूजुअल बदनाम कर रहे हैं, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम सारे मिस कर रहे हैं। देखिए, पहलगाम वो एरिया है जहां पे पिछले 7 सालों से तकरीबन 7 सालों में 500,000 तकरीबन 5 लाख जो एप्पल ऑर्चर्ड के ट्रीज है वो कट डाउन किए गए हैं, जो 100% ओन्ड करते थे मुसलमान। वो जो इन्होंने एक वहां पे अपना ट्रेन ट्रैक डाल रहे हैं उसको इस्तेमाल करते हुए, पहलगाम के लोगों के जो मुस्लिम लोग हैं उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उससे पूरे ऑर्चर्ड्स के खत्म होने के बाद वो रह गया सिर्फ टूरिज्म सीजन ऑलमोस्ट समझे आज ही शुरू हुआ था, और ये इतने बड़े वाक़े के बाद मुझे बताएं कौन जाएगा पहलगाम में? तो जो एक ब्रेड अर्नर आखिरी रह गया था मुस्लिम ऑक्युपाइड कश्मीर में, यानी कि मुसलमानों के लिए ऑक्युपाइड कश्मीर में, वो भी छीन लिया गया है। टोटल जो आप कहते हैं ना कि स्टारवेशन जो है वो लॉन्च कर दी गई है वहां के मुसलमानों पे। इसको आप इन 2-3 फैक्टर्स को ज़हन में रखिए। फॉल्स फ्लैग्स हमेशा इंडिया करता है, और उसका फॉल्स फ्लैग्स का डेफिनेटली वो उसकी प्लानिंग पहले होती है, और उसमें उसका इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया इन्वॉल्व होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि सेम मीडिया कुछ क्वेश्चंस भी उठा रहा है। वो क्वेश्चन उठा रहा है कि कोई भी नॉर्मल दुनिया की कोई भी मॉडर्न स्टेट, यानी कि एक रेफरेंस टू जो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जा रहा है उसका रेफर देते हुए कि कोई भी मॉडर्न स्टेट इन सर्कमस्टेंसेस में जबकि अमेरिकन यानी कि यूएस वाइस प्रेसिडेंट विजिट कर रहा हो कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। डेफिनेटली ये इंडिया का अपना काम है, बिल्कुल, और उसके मकासद जो हैं वो हासिल करने में एक तो अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर, यानी कि जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट आया है उसको एक मैसेज दिया गया है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं वो टेररिस्ट हैं। ये 3-4 फैक्टर्स हमें ज़हन में रखने चाहिए जब हम आज का जो इवेंट है उसको देख रहे हैं। ठीक है अकमल साहब, आप भी इन तमाम फैक्टर्स से एग्री कर रहे हैं? क्या यही वजूहत हैं कि प्री प्लान मोदी सरकार ने ये ड्रामा रचाया है? शादिया साहब, एक ये है कि अभी तो बिल्कुल इब्तदाई तौर पे
एक वाक़या हुआ है जिसमें अभी डेवलपिंग स्टोरी के तौर पे हम उसे देख रहे हैं। जी। तो फौरी तौर पे जो इंडियन मीडिया का रवैया है वो बड़ा तकलीफ देने वाला है। तो अभी भी ये सूरत हाल ये है कि अभी तो 12 घंटे भी नहीं हुए तो आप उठ के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर अपने कारपेट के नीचे कोई आप मैस क्रिएट कर रहे हैं और आप उसे देखने की बजाय जो आपके अपने यहाँ गलतियाँ हैं, ये बड़ा आसान होता है उठ के दूसरे मुल्क पे और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देना। आगा साहब, ये तो एक्सपोज तो किया जा रहा है, जिस तरह इन सहाफ़ी ने अर्नब गोस्वामी ने किया था इनको बेनकाब। आप समझते हैं कि फिर भी अल्टीमेटली बेनिफिशरी होंगे भारतीय हुकूमत? देखिए, मैं बताऊं आपको कि एक्सपोज ये डेफिनेटली हो रहे हैं। अभी भी इंडियन मीडिया, सेम मीडिया क्वेश्चन, देखिए वो क्वेश्चन उठा सकते हैं ना, वो ऑफ कोर्स इंडिया में रहते हुए वो अब्रप्टली तो नहीं कह सकते कि भाईजान ये आपका खेल है, ये फॉल्स फ्लैग है। वो क्वेश्चन उठा रहे हैं, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, एक्सपोज होने से इंडिया को फर्क कोई नहीं पड़ता है। इंडिया के जो टारगेट है वो अचीव फॉर द टाइम बीइंग तो कर लेता है ना। यानी कि आज आप जस्ट इमेजिन कि उसने 3 चीजें जो है वो फैक्टर्स को अचीव किया है या अचीव करने की कोशिश की है। एक ये, उसने वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका और उसकी जो यानी कि हिंदू वाइफ है, वो उसको ये कहा है कि ये जो कश्मीरी हैं ये टेररिस्ट हैं, हम तो इसलिए इनको हमने क्लैप किया, हम इसलिए इनको मारते हैं, हम इसलिए इनको सब्जुगेट करते हैं क्योंकि ये टेररिस्ट है। पहला पॉइंट जो उन्होंने करने की कोशिश की है। दूसरा, पाकिस्तान पे एज इल्जाम कि देखें ये यहाँ के कश्मीरी टेररिस्ट खुद कुछ नहीं कर सकते जब तक इन्हें पाकिस्तान से मदद ना हासिल हो ये। और तीसरा, जो बेचारों के पास रोटी खाने के लिए रह गया है एक टूरिज्म, उसको भी उन्होंने फ्रॉम द बिगिनिंग, पहला दिन है टेक्निकली स्पीकिंग, नया सीजन जो शुरू हुआ है टूरिज्म का, और 5 लाख दरख्त एप्पल के कटने के बाद उनके ऊपर है ही कुछ नहीं। तो फॉर द टाइमिंग तो उन्होंने ये तीनों के चारों उन्होंने अचीव कर लिए हैं। लॉन्ग रन पे 6 महीने बाद, साल बाद कोई लीक होती है, उससे कोई फर्क नहीं उनको पड़ता है। देखिए, इंटेल में ये ज़हन में रखिएगा कि इंटेल में 2 स्ट्रेटेजीज होती हैं। एक होती है कि इंस्टेंट आपने गेन्स क्या किए हैं, एक होता है फार रीचिंग गेन्स किए हैं। इंस्टेंट गेन्स उन्होंने कर ली हैं। और अब एक बात बताओ, फार रीचिंग गेन्स भी उनके लिए इसलिए कि उन्होंने मीडिया को इतना कंट्रोल कर लिया है कि वो अब कोई चीज निकलती ही नहीं है, और जो निकलती है उसकी सोशल मीडिया लंचिंग शुरू, उसको लिंचिंग शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया लिंचिंग इतनी ज्यादा होती है उस जर्नलिस्ट की कि वो हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो या मुसलमान हो, वो बेचारा अपने घर से नहीं निकल सकता। तो इसीलिए मैं, दिस इज माय ओपिनियन कि व्हाट दे हैव प्लान्ड, और ये मैं बार बार कह रहा हूं, गोस्वामी वाला वाकया, थैंक यू सो मच वो आपने रेफर किया, उसमें एक चीज हमें क्लियर हो गई थी, ये करने से पहले ये सारा प्लान आउट होता है, असाइन होते हैं, रोल असाइन होते हैं कि मीडिया का ये आदमी ये कहेगा, ये कहेगा, ये यहां से ये इसको पिक करेगा, इसको कहते हैं ना अपना बॉल मूविंग होएगी, ये उसको बॉल देगा, फिर उसको बॉल देगा, और हम पूरा एक जो है एक नैरेटिव बिल्ड कर लेंगे, फसाद। ठीक है सर, आपका ओपिनियन आ गया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तज़किया, बहुत शुक्रिया सर, सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, ये पहलगाम वाला वाक़या है, नहायत अफसोसनाक वाक़या है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, क्योंकि मासूम इंसान जहाँ भी हलाक हों ये बड़े अफसोस का मकाम होता है। लेकिन सर बात वही आ जाती है कि भारत जो है वो हर बार जो है माजी की तरह एक तो ये प्लान करता है एक तमाम चीज़ों को, और दूसरा उसको कैश कराता है। इस वक्त जैसे कि हम बात करें कि अमरीकी नायब सदर वहाँ पर मौजूद हैं, माजी में भी हमने देखे बहुत सारे वाक़यात हुए जब आम सरबराहान मुमलिकत वहाँ पर मौजूद होते थे, तो इस तरह का कोई प्री प्लान ड्रामा रचाया जाता था और अल्टीमेटली बेनिफिशरी मोदी हुकूमत लेना चाहती थी। इस वक्त भी ऐसे ही लग रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जाहिर है जी इसकी मजम्मत करनी चाहिए, और पाकिस्तान तो एक पुरअमन मुल्क है और खुद सबसे ज्यादा पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार है, और हमें तो अच्छी तरीके से पता है कि भारत जो है इसमें बाकायदा मुलविस है, और हमें ये भी मालूम है कि पाकिस्तान में जितनी दहशत गर्दी है उसका तो इकरार किसी और ने नहीं बल्कि राजनाथ सिंह ने बतौर डिफेंस मिनिस्टर ये किया हुआ है कि हम पाकिस्तान में 12 लोगों की टारगेट किलिंग कराई है। अब ये जो 26 गैर मुल्की और इंडियन सयाहों की हलाकत की खबर है, जिसमें एक गालिबन इटली का और एक इसराइल के बाशिंदा बताया जा रहा है, अब इसकी जो इंडियन मीडिया के मुताबिक कि जी हुर्रियत पसंदों ने और एक कश्मीरी हुर्रियत पसंद ग्रोह है कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट,
उसने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल जिम्मेदारी मैं देख रहा था तो कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट की जानिब से तो अभी तक नहीं आई हुई। तो फिर ये भारतीय मीडिया को जो है वो बहुत, असल में हैरान कौन बात यह है कि जो भारतीय मीडिया है वो इतना तेज है कि अभी रॉ को नहीं पता चलता, अभी इंडियन पुलिस को नहीं पता चलता, उनकी फौज को नहीं पता चलता, लेकिन उनके मीडिया को पता चल जाता है और वो चीखना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही जैसे उनको काबुल के अंदर जो होटल जिसकी 4 मंजिलें हैं लेकिन उनको 5वीं मंजिल के ऊपर ISI का दफ्तर नजर आ जाता है। ये तो भारतीय मीडिया का जो है वो अकल का मतलब, आप मैं इससे क्या बोले आदमी। लेकिन JD वेंस जो हैं उनकी एहलिया उषा बाला वेंस जो हैं वो आंध्र प्रदेश इंडिया से उनका ताल्लुक है, अपने निजी दौरे पर आए हुए हैं। इससे पहले एक चितसिंगपुरा का एक वाकया था जब 2000 में बिल क्लिंटन जो है वो एक दौरे पर भारत आए थे। जी, 2000 की बात है अब्दुल्ला साहब। जी, मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ जब बिल क्लिंटन तशरीफ लाए थे और चितसिंगपुरा के अंदर सिखों को जो है वो कत्लेआम किया गया था और उसका भी ये ड्रामा रचाया गया था। अब जो इसके अंदर अहम बात है वो ये है कि सोशल मीडिया से जो लिंक रॉ के अकाउंट्स हैं वो इस वक्त मुकम्मल एक्टिव हो चुके हैं और वो किसी भी किस्म की तफ्तीश या तफ्तीशकारों के बयान से कबल ही इसके ताने जुबाने जो है वो पाकिस्तान से जोड़ने पर मसरूफ हैं। लेकिन यहाँ चंद बहुत अहम सवालात पैदा होते हैं। पहली बात यह है कि ये जिस जगह टूरिस्ट मौजूद थे वहाँ भारतीय फौज और पुलिस की 8 चौकियां मौजूद हैं और करीब ही फौज के 2 बड़े मिलिट्री बेस, अमरनाथ यात्रा बेस कैंप और ननवान बेस कैंप जो कि वो भी मिलिट्री बेस है, वो मौजूद है। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इलाका पूरी तरीके से भारतीय फौज के कंट्रोल और सख्त निगरानी में, तो फिर ये हमला कैसे हुआ? अच्छा, दूसरा इसमें अहम तरीन और दिलचस्प तरीन सवाल यह है कि भारतीय फौज के अफसरान ने अपनी फैमिलीज और एक भारतीय अदाकार को 2 दिन पहले इस इलाके से वापस भिजवा दिया था। अब ये एक बड़ी ही खतरनाक बात है और ये सवालिया निशान उठाता है। अब ये 15 जो आप देखें ना, मकबूजा कश्मीर में 15 आम कश्मीरी नौजवानों को जो है वो अभी जेरे हिरासत ले लिया गया है और फौज ने घरों में तलाशियां शुरू कर दी हैं और हर इलाके के सरपंच को भी जो है वो उठाना शुरू कर दिया है। आपको भारतीय फौज जो है वो पहलगाम, कुपवाड़ा, हिंदवाड़ा और बारामूला के इलाकों में जो है वो आज रात से चेकिंग शुरू करेगी और नहते कश्मीरियों पर अपनी ताकत हमेशा की तरह आजमाती रहेगी। अब ये बात हमें जो है वो गौर करना है कि कश्मीरियों का ये जो जिस तरीके से इनके ऊपर टारगेट किया जाता है, जाहिर है कश्मीरी कौम जो है वो एक बड़ी रेजिस्टेंस वाली कौम है और वो भारत की 9 लाख से ज्यादा फौज को जो है रेजिस्ट कर रही है। अभी हालिया एक तरफ भारत कहता है हमने कश्मीर में इलेक्शन करा दिए, हमने जो है वो मामलात ठीक करवा दिए, अमन सलामती की बीन बजा रहा है। दूसरी तरफ पता चलता है कि भारत जो है वो 4 ब्रिगेड फौज, मजीद 2 कोर जो फौज ऑलरेडी मौजूद है उसके साथ 4 ब्रिगेड और भिजवा देता है। इसका मतलब है कश्मीर उनके हाथ से निकल चुका है। अब वो ये प्रोपेगेंडा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि पुलवामा अटैक की तरह, मुझे अपने वाले जनरल हमीद गुल की एक पेशिंग गोई याद आई जिसमें उन्होंने पुलवामा हमले से पहले 2 महीने पहले ये कहा था कि भारत पुलवामा में एक बड़ा हमला करके अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो है वो खुद करवाएगा और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएगा और फिर हमला करने की पाकिस्तान पर एक राह तलाश करेगा। फिर वो हरफ बरफ मेरे वालिद की पेशन गोई सच भी साबित हुई और फिर दुनिया ने 27 फरवरी का वो दिन भी देखा जब अभिनंदन की जो है पिटाई भी हुई और वो उसके अंदर भारत की जिल्लत भी हुई। बहरहाल ये तो पुलवामा का मुझे वाकया इसलिए याद आ गया कि इंडिया मीडिया और इंडिया के जो शरंगेज एंकर हैं वो आज जिस जोर शोर से जो है शब्दोमत से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ठीक है सर, ये GR बलोच साहब हमारे साथ दोबारा कनेक्ट हो गए। सर, आपने गुफ्तगू तो सुनी होगी, अब्दुल्ला साहब ने बड़ा अच्छा रेलेवेंट पॉइंट उठाया कि जी इस जगह पर जो पहलगाम है यहाँ पर तो पूरा डिप्लॉयमेंट जो है वो भारतीय फौजियों का है, तो ऐसे में अगर सिक्योरिटी ब्रिज होता है तो ये तो सवाल तो उनके ऊपर उठता है। दूसरा ये इन्होंने एक बात की तो मुझे याद आ गया कि पुलवामा हमले पर नरेंद्र मोदी को पहले से ही इल्म था लेकिन उन्होंने वो हमला होने दिया और अपने फौजियों को बचाने के बजाय जो है उनको मौत के घाट उतरवा दिया ताकि पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाए।
देखिए शाजिया, मैं थोड़ा डिप्लोमेटिक फील्ड से हूं, तो मैं उस तरफ जाऊंगा, क्योंकि इनकी जो माइक्रो एस्पेक्ट्स हैं अनफॉर्चुनेटली जो टेररिज्म के, वो एक और फील्ड है जिसमें ये अभी जज साहिबान जो बातचीत कर रहे थे। तो हम ये सोच रहे थे इस वक्त जो स्टेट आया था कि दुनिया में ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रही है, रीजनल कोऑपरेशन बढ़ेगा, आपस में रीजन्स बिजनेस करेंगी, व्यापार करेंगी, बातचीत करेंगी, क्लाइमेट चेंज के हवाले से कोलैबोरेट करेंगी, कोऑपरेट करेंगी। तो वो तमाम के तमाम, अब अगर इस किस्म के वाकयात, अगर जो भी उसका सोर्स, लेकिन इस किस्म की जो हमारी जो सोचते हैं अमन पसंद लोग हैं, उनकी तो उम्मीदों पे पानी से जाते। तो बलोच साहब, इस वक्त आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त अमरीकी नायब सदर वहां पर मौजूद हैं और इस तरह का ड्रामा रचाना, यानी कि एक इम्प्रेशन ये डालना कि देखिए जी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जो है वो अभी भी जो है वो ये लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो क्या अल्टीमेटली मोदी सरकार इसकी बेनिफिशरी हो सकती है? एग्जैक्टली मैं यही बताना चाह रहा था कि जो एक थंब रूल है कि जो क्राइम होता है तो सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि कौन बेनिफिशरी होगा और कौन सस्पेक्ट होगा। तो ये बड़ी ऑब्वियस बात है कि सस्पेक्ट लामहला पाकिस्तान को बनाना था और बेनिफिशरी डेफिनेटली इंडिया होगा। लिहाजा किस तरह से आप खुद सोचिए कि क्या इतने, अगर खुदा रहा, चलो एक बफर से मिसाल हम सोचते हैं कि किसी ने करवाया है यहाँ से पाकिस्तान से, क्या इनके पास इससे बेहतर कोई टाइम नहीं था जो वो करवा सकते? इस किस्म की हरकत किसी वक्त ही करवानी थी, जबकि अमेरिका में। सर आप ये बात बोल रहे हैं, ये तो इंडियन मीडिया इसको उठा लेगा सर, ये बात भी ना बोले आप, इनका कुछ पता नहीं है। अच्छा, जी सर, अच्छा। वो सयाको सबाक से हट के जो नहीं एक सेंटेंस निकाल के उसको वायरल कर दिया जाता है। सर सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान इतनी घिनौनी हरकत करे कभी भी। और पाकिस्तान की अब तो दुनिया जानती है कि भारत जो है वो कौन कौन से ड्रामे रचा रहा है, सारे उनके अपने भारतीय साफी इसको बेनकाब कर रहे हैं, मोदी सरकार की जो जितनी भी ये घिनौनी साजिशें। डेफिनेटली आई थिंक कश्मीरियों के लिए एक जुल्म का बाजार गर्म होगा। अब जो हम देख रहे हैं कि इसके रिएक्शन में क्या कुछ होगा, या जिस तरह से हम अभी फलस्तीन में देख रहे हैं कि वहाँ पे भी एक एस्पेक्ट मिलता है कि किस तरह से इतनी बड़ी जो इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है इजराइल का। सेम थिंग कैन बी सेड अबाउट दिस थिंग ऑल्सो, कि अगर 5 लाख 6 लाख आपके फौजी हैं, आपकी इंटेलिजेंस है, तो ये क्या कोई विलफुल फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस था ताकि कश्मीरियों पे एक दफा फिर जुल्म ढाया जाए, पाकिस्तान को फिर अक्यूज किया जाए? तो ये तमाम सवालात जरूर उठते हैं और उठाए जाएं और उठाए जाने चाहिए हिंदुस्तान से भी, और हम भी इनको उठाते रहेंगे और बताते रहेंगे दुनिया को। ठीक है, हकीकत के पीछे क्या है। ठीक है अब्दुल्ला साहब, इस वक्त आप फिर ये सूरत हाल क्या बनते हुए देख रहे हैं? क्योंकि भारत में हम देख रहे हैं कि वक्फ बिल के हवाले से भी बड़ा गम गुस्सा पाया जा रहा है। फिर हमने बात की थी सिख फॉर जस्टिस के हवाले से जो इल्ज़ाम लगाया गया और नायब सदर को ये खत लिखा गया, ये तमाम चीज़ें कितनी वैल्यू करती हैं और पाकिस्तान इसको जो है वो किस तरह इन तमाम मामलात को जो आलमी फोरम पर उठा सकता है? देखिए, एक तो बात यह है कि इसमें एक पहलू बड़ा अहम है और वो ये है कि अभी हालिया CIA की जो चीफ हैं उनका नाम है तुलसी गुप्ता गैबर्ड, और वो भी जो है भारतीय निजाद हैं, और उनका अभी नरेंद्र मोदी के साथ भारत का एक ऑफिशियल दौरा हुआ। हालांकि भारत अपना असला जो है वो अमेरिका वो अपना असला अफगानिस्तान से निकालना चाहता है, तो फिर ये दौरा तो पाकिस्तान का होना चाहिए था या अफगानिस्तान का होना चाहिए था, ये भारत कहाँ चले गए? अब इस किस्म की ये जो ऑपरेशन करके मुझे इसका एक और पहलू ये नजर आ रहा है कि जिस तरीके से हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जब इसराइल के सरकारी दौरे पे गए तो फिर तमाम वो डेमोग्राफिक चेंजेस जो थे वो भी उन्होंने वही करने शुरू कर दिए जिस तरह से गजा पे हुआ, और इसी तरीके से उन्होंने लोगों को जो है वो ला के बसाना शुरू कर दिया और वही एग्जैक्टली रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया वो पॉलिसीज जो इसराइल गजा में कर रहा था और इस तरह से इंडिया ने कश्मीर में करना शुरू कर दी, मकबूजा कश्मीर में। अब देखना यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुनिया जिस तरह से खामोश तमाशाई बनी बैठी है फलस्तीन के मामले पे, गजा के मामले पे, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कश्मीर के ऊपर इसी किस्म का कोई एक एडवेंचरिज्म जो है वो करना चाहते हैं
क्योंकि चीन को दबाव में लाना जो है ये भी एक अमेरिका की पॉलिसी है और भारत जो है ये बखूबी वाकिफ है कि इसलिए उनको पता है कि इस टाइम पे अमेरिका जो है वो भारत की हर कोताही, हर गलती, हर जो दहशतगर्दी है, रियासती दहशतगर्दी, उसको नजरअंदाज करने के लिए तैयार है। और हम देख रहे हैं कि वो कश्मीर में किस तरीके से नजरअंदाज हो रहा है। तो ये भी एक पहलू हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कबल अज वक्त है। लेकिन लगता यह है कि किसी कश्मीर के अंदर ग्रैंड ऑपरेशन जो है उसकी तैयारी जो है वो कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ ये कहूंगा कि कश्मीर जो है वो लोग इतने मजबूत हैं और खास तौर पे जो उनकी जंगल रेजिमेंट्स थी, जिसको उन्होंने बाकायदा जो है वो माहर रेजिमेंट्स जिनको उन्होंने तैयार किया था और जंगल वॉरफेयर के लिए, और उसके अंदर जो है वो हीरोन ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए थे इजरायली, तो जो जंगल के अंदर थर्मल इमेजिंग के जरिए चेक करते हैं तो वो नाकाम हुए, क्योंकि वो पहला ड्रोन उड़ा था तो वो अपने ही जो उनकी जो चौकी थी उसके साथ जा गिरा और वहां जाके उन्होंने वो उसमें मार दिया। और इसी तरीके से माहर रेजिमेंट जो है भारत की, जो कि जंगल वॉरफेयर के लिए मशहूर है, वो भी बुरी तरीके से नाकाम हो गई। और हमने ये भी देखा कि कुछ अरसे से जिस तरीके से कश्मीर के अंदर अभी सिर्फ मार्च के महीने में जो है 4 मुतअद्दद ऐसे ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए भारतीय फौज की जानिब से, जहां उनके ट्रकों को निशाना बनाया गया फौजी। और इसी तरीके से असल मसला यह है कि भारतीय जो जुल्म और मजालिम है वो इतने ज्यादा हो गए हैं कश्मीरियों के ऊपर कि कश्मीरी जो है वो अब मेरे ख्याल में इनके इस जो तौर तरीके हैं उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इनके ड्रैकोनियन लॉज, इनके जो टाडा पोटा और स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे जो है काले कवानीन, उनको रिजेक्ट करते हुए लोग जो है वो अब खड़े हो गए हैं और गो इंडिया गो बैक की बात कर रहे हैं। अब जो राजौरी से और पुंछ से जिस अंदाज के अंदर अब उनको इलेक्शन के अंदर भी जिल्लत का सामना हुआ और कहा गया कि पुंछ से राजौरी जो है वो हम जो है वो एक गाड़ी चलाना चाहते हैं, ये इलेक्शन कैंपेन थी। इसका मतलब है कि वो कश्मीर के साथ, आज़ाद कश्मीर के साथ और पाकिस्तान की रियासत के साथ जो है वहाँ के जो लोग हैं उनके दिल धड़कते हैं। और ये बात भारत को जो है वो बहुत ही जो है वो उसके ऊपर तिल मिला रहा है और भारत के जो है वो सीने पे मूंग दल रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो नजर आ रही है वो लग रहा यह है कि भारत अपने कमजोरियां का, जो कश्मीर में कमजोरियां हैं, मिलिट्री कमजोरियां, उनका मलबा पाकिस्तान पर और हुर्रियत जमातों के ऊपर डालकर जो है वो अपने आप को बरीज़म्मा कराना चाहता है। वेल सेड अब्दुल्ला साहब, मैं अपने तीनों मेहमानों का, जीआर बलूच साहब का, आगा साहब को और अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, यकीनन ये जो भारत का जो एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नाम पर जो एक ड्रामा वो एक्सपोज तो हो ही चुका है और इसका प्रचार भारतीय मीडिया तो कर रहा है, लेकिन आप कुछ ही दिन में, क्योंकि ये अंडर डेवलपमेंट स्टोरी है, अभी तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि भारत के अपने अंदर से जो उनके जर्नलिस्ट हैं, नाम निहाद सीनियर जर्नलिस्ट, वो खुद जो है वो मोदी सरकार का ये जो घिनौना चेहरा है ये बेनकाब कर रहे होंगे। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को यकीनन आलमी सतह पर पाकिस्तान बेनकाब करता ही आ रहा है। प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।